ओके जी, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 18, पेज नंबर मैंने क्या बोला था, 628। Georgina company is preparing its financial statements for the year ended 30th September 2015. The following matters are all outstanding at the year end. ठीक है जी। अब नंबर 1, Georgina is facing litigation for damages from a customer for the supply of faulty goods on 1st September 2015. The claim is for 500,000, was received on 15th October 2015. Georgina's legal advisor considered that Georgina is liable, ये लाइन बड़ी अहम है, अगेन यहाँ से डिसाइड करोगे, and that is likely that this claim will succeed. On 25th October 2015, Georgina sent a counter claim to supplier for 400,000, and Georgina's legal advisors are unsure whether or not the claim will succeed. तो पहले जरा हम पहले की बात करते हैं। तो पहली सिचुएशन में बताइए क्या होना चाहिए। फर्स्ट केस में प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पहले वो लिखने वाला, हाँ जी, लिखने वाला जैसे मैंने कल बताया, पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन करोगे कि प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज, प्रोविजन शुड बी अ लायबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, मैंने कहा था ना, जब आपको ओपन बुक होगा तो एग्जैक्ट वर्डिंग भी लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। कई दफा कल मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, आज कर लिया, तो इससे कोई मसला नहीं। इसी तरीके से फ्यूचर उसका जो आउटफ्लो है वो प्रोबेबल होना चाहिए, और यहाँ तो प्रोबेबल है, और उसके एस्टिमेट जो है वो रिलायबल एस्टिमेट हो सकता हो। तो यहाँ पर क्लेम चूंकि 500,000 का, लीगल टीम ये कह रही है कि दिस क्लेम विल सक्सीड, वो तो बहुत श्योर है, बल्कि ये तो मैं अगर इसको कहूँ कि तो हाईली लाइकली है कि उसको पे करना पड़ेगा। खैर वर्चुअली सर्टेन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाईली लाइकली है। तो इट मीन्स के द प्रोविजन ऑफ 500,000 शुड बी recognized. But on the other hand, we have put a claim to our supplier, और हमने क्लेम पुट किया 400,000 का, ठीक है, उसने हमें किया था 500,000 का, और जो हमारी लीगल एडवाइजर टीम है वो कहते हैं अनश्योर वेदर द क्लेम विल सक्सीड और नॉट, वेदर द क्लेम विल बी सक्सीड और नॉट। तो बताओ ये कौन सी सिचुएशन है, इसको क्या कहूँ, पॉसिबल। और जब पॉसिबल होगी तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में कि द एसेट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, अब डिस्क्लोजर की जब बात आई थी तो मैंने क्या बात की थी, जो लॉ, जो हमारा स्टैंडर्ड कह रहा है, मैंने क्या कहा, जो स्टैंडर्ड कह रहा है वो क्या बताता है कि अगर प्रोबेबल होगी तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, इवन पॉसिबल में भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, यानी देयर इज नो नीड टू गिव एनी डिस्क्लोजर अबाउट दिस इवेंट। हाँ, जो ऊपर वाला वो हिस्सा आएगा, ठीक हो गया जी। सेकेंड केस देखें, जॉर्जिना सेल्स डायरेक्टर हु वाज डिसमिस्ड ऑन 15 सितंबर has lodged a claim for rupees 100,000 for unfair dismissal. Georgina's legal advisor believe that there is no case to answer. There is no case to answer, and they therefore think it is unlikely the claim will succeed. ये लाइन बड़ी सिंपल सी है, बहुत सी। There is no case to answer, है ही नहीं, केस ही नहीं है। So इसको मैं रिमोट कह सकता हूँ। The situation might be जी। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसी वर्डिंग आ जाती है, ये क्लियर होता है कि ये प्रोबेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल और हाँ जी रिमोट में फर्क नहीं पता लगता, क्योंकि डिस्क्लोजर का फर्क पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्लोजर दे सकते हो, मटीरियल आइटम है डिस्क्लोजर दे दो, चाहे रिमोट भी हो तो दे दो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कि अगर आपकी पॉसिबल है और आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, फिर गलत हो जाएगा। रिमोट में अगर डिस्क्लोजर दे रहे हो तो कोई गलत नहीं करेगा, ये पहले बता दूंगा, बिकॉज डिस्क्लोजर तो वो चीज़ है जो एज ए मिनिमम देना जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड कहता है इसका डिस्क्लोजर ना भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी दे रही है तो तब भी कोई मसला नहीं, वो कोई वायलेशन नहीं कर रही हो, तो बल्कि बहुत बेहतर कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वो मिनिमम से ऊपर जा रही है। तो इसलिए ये तो क्लियर है कि 15 दिसंबर को जो है वो बेशक आपका इवेंट हो चुका था, इवेंट इज रिलेटेड टू पास्ट, इट्स फाइन, ये तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन इट इज नॉट प्रोबेबल, ठीक है, इट इज अ रिमोट इवेंट कि जी ये केस जो किया है उसका तो बनता ही नहीं है केस करना, और ये केस वैसे खारिज हो जाएगा, विल नॉट सक्सीड।
ये कामयाब हो ही नहीं सकता उसका क्लेम, तो आपको किसी किस्म का कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यानी इट इज़ अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कोई प्रोविजन नहीं है। एंड दिस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इफ, बल्कि इसको इस तरह लिखो, एग्जामिनेशन पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो चले रिमोट है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, इफ इट इज रिमोट देयर इज नो नीड टू एंड फॉर एनी डिस्क्लोजर, एंड इफ इट इज पॉसिबल सिचुएशन देन डिस्क्लोजर शुड बी गिवन फॉर द पेरेंट्स। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तीसरा, ये जरा केस जरा खास तौर पे देखिएगा, although Georgina has no legal obligation to do so, अगर वो ये लाइन लिख रहा है तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव की तरफ हमें ले जा रहा है आगे, ठीक है। It has habitually operated a policy of allowing customer to return goods within 28 days, ठीक है। उसने यानी कहा कि 28 दिन में गुड्स वापस कर सकते, इवन वेयर दीज गुड्स आर नॉट फॉल्ट, यानी अगर वो खराब नहीं भी हैं, गलत नहीं भी हैं, तो उसमें कोई एरर नहीं भी है, तब भी वो कहता है बेशक वापस कर 28 days। Georgina's estimate that such returns usually amount to 1% of sales, ये हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि जी नॉर्मली जो हम सेल करते हैं ना उसका 1% जो है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। सेल्स इन सितंबर वर 400,000, by the end of October 2015 prior to the drafting of financial statement, goods sold in September for 3,500 had been returned, 3,500 की रिटर्न आ चुकी थी, लेकिन यकीनन अक्टूबर में आई है, सितंबर में तो नहीं आई, क्योंकि सितंबर की सेल पे वारंटी बनती है ना। पहले तो ये डिसाइड करके मुझे बताओ कि क्या ये प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए इसकी या नहीं। नहीं, हम तो यहाँ पे मटेरियल तो इमटेरियल तो तब करेंगे ना जब कोई वहाँ कंफ्यूजन आएगी, यहाँ तो आपने पूरा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड ये कहता है जी कि अगर एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कोई भी हो और फ्यूचर इवेंट में हमें उसको पे करना हो फ्यूचर में, बट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट इट इज प्रोबेबल कि वो हो, तो ये तो प्रोबेबल है, ये तो क्लियर है कि हमें पे करना ही पड़ेगा, वारंटी क्लेम आता ही, क्योंकि वैसे भी एस्टिमेट दिया हुआ 1% ऑफ सेल, तो इसका मतलब है कि रिटर्न आएगी। हाँ, कभी 1% थोड़ी ज्यादा हो जाए कम हो जाए, कि बेस्ट एस्टिमेट 1% है, सो द प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, बट नाउ हाउ मच। अब देखें अगर क्योंकि देखो आपका ईयर एंड है 30 सितंबर 2015 आपका ईयर एंड है। ये क्लियर है कि जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं तो एस्टिमेट अगर लगाता हूं, एस्टिमेट जो बेस्ट एस्टिमेट होता है स्टैंडर्ड कहता है, जो हमारी सेल होगी ना सितंबर की, सिर्फ वही हमारी प्रोविजन आ सकती है ना। अक्टूबर की जो सेल है वो तो अगले साल की है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट तो सितंबर की 28 दिन में रिटर्न होनी है ना, तो सितंबर की सेल आपकी कब वापस हो सकती है, अक्टूबर में, ठीक है। तो सितंबर की सेल उसने कितनी दी हुई है, 400,000, और इसका अगर मैं 1% लूं तो 4,000 बनता है। लेकिन इसे आगे वर्डिंग भी देख लो जरा, वो कहता है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2015 प्रायर टू द ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट फॉर्म में, अक्टूबर खत्म हो चुका है, क्योंकि जब अक्टूबर खत्म हुआ तो मजीद रिटर्न तो सितंबर वाली नहीं आ सकती ना, 28 दिन पूरे हो गए। आगे वो लिखते हैं गुड्स सोल्ड इन सितंबर फॉर ₹3,500 हैड बीन रिटर्न, को जो सितंबर की सेल की थी ना उसके अगेंस्ट 3,500 की रिटर्न आई है। अब बताओ प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, 3,500। दो ही ऑप्शन है ना, या 3,500 या 4,000, और स्टैंडर्ड कहता है जी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लेनी है, और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एक्चुअल ना हो गई, उससे बेहतर कौन सी हो सकती है। बेशक ये बेस्ट एस्टिमेट है 1%, प्रोविजन 4,000 की होनी चाहिए, लेकिन अभी एक महीना गुजर चुका है, और एक महीना गुजरने के बाद अभी अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए, तो रिजल्ट आ चुका है मेरे पास, तो मैं रिजल्ट को ही प्रोविजन ले लेता हूं, ताकि उसका एक्चुअल पर जाएगा अगले साल जीरो हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो प्रोविजन शुड बी 4,000। आप इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिएगा कि एज पर IAS 37 द प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ट पॉसिबल, हाँ ऑप्शन कह लो या ऑल्टरनेट कह लो। सो उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, एज द एक्चुअल गुड्स हैज बीन रिटर्न relating to September and no further return can be possible for this month, so the 3,500 which is actual amount should be created as a provision for the year ending 30 September 2015, ठीक है। इसी तरह फोर्थ केस देखिएगा, on 15 September 2015 Georgina's announced in the press, Georgina's announced in the press, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज है,
that is to close one of its division in January 2016 कि जनवरी में वो अपनी एक डिवीजन बंद करने जा रहे हैं। ये किसकी तरफ लेके जा रहे हैं हमें? रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक डिवीजन बंद हो रही है, इट्स नॉट अ गोइंग कंसर्न। डिवीजन का मतलब है कि जैसे एक फैक्ट्री बंद कर दी। अब देखिए इंडस मोटर है, टोयोटा, उसने भी तो 2019 में 18 में बंद की है ना फैक्ट्री। ये जो बहुत बुरी तरह सेल ड्रॉप हुई थी, ये कोविड से पहले की बात बता। कोविड से 1 साल पहले जैसे ही वो समझ ले वो खत्म हुआ साल, तो कोविड शुरू हो गया। और बल्कि कोविड जैसे ही पहली फेज गई तो वो दोबारा बेहतर हो गया। ठीक है, तो वो सेल बहुत ड्रॉप हुई थी उसमें, तो वो एक आधा प्लान बंद करना पड़ जाता समटाइम, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे रीस्ट्रक्चरिंग, डिटेल्ड क्लोजर प्लान इज इन प्लेस and the cost of closure are reliably estimated at 300,000 including 50,000 for staff relocation। ठीक है, अब बताइए पहले तो ये बताइए कि इसकी प्रोविजन आएगी या नहीं आएगी। इसकी मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो, इसकी कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी। क्या कंडीशन थी? नंबर 1 कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इट इज नॉन टू द पब्लिक। मुझे आप ये बताइएगा 30 सितंबर 2050 मेरी डेट है, एज पर केस किस डेट को पब्लिकली अनाउंस किया आपने? बकायदा लिखा हुआ पब्लिकली अनाउंस 15 सितंबर को। सो इसका मतलब रिपोर्टिंग डेट तक ये पब्लिकली अनाउंस हो चुका था रीस्ट्रक्चरिंग। नंबर 2, मैनेजमेंट इज कमिटेड। ठीक है, वो तो आपने कुछ नहीं लिखा तो यस कर देना है, उसमें तो मसला है। तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है, देयर शुड बी अ फॉर्मल प्लान। एक बाकायदा रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मल प्लान होना चाहिए, वो भी उसने लिखा है। अब फिर एंड पे हमने एस्टिमेट लगाना है, बेस्ट एस्टिमेट। तो एस्टिमेट क्या कह रहा है कि हमारा कितना जी, हाँ जी, कितना एस्टिमेट दिया उसने? 300,000। लेकिन आखिर में एक लाइन लिख रहा है इंक्लूडिंग रिलोकेशन कॉस्ट। रिलोकेशन कॉस्ट ये कौन सी है? कई दफा ऐसा होता है जब एक डिवीजन ऑफ बंद करते हो, डिवीजन 1 आपने बंद की, अब यहाँ के एम्प्लॉइज जो है रिटेंडेंट हो जाते हैं। इसकी जितनी रिटेंडेंसी कॉस्ट है वो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, बिल्कुल है। यानी आप सिंपल ये देखो, जब मैं क्लोज करूंगा उस पर जो भी एक्सपेंस आएगा वो उसमें आएगा। लेकिन इनमें से कुछ स्टाफ के मेंबर, एक दो तो कंपनी की समझ में बहुत अच्छे एम्प्लॉइज थे, उनको कुछ ट्रेनिंग देकर डिवीजन 2 में ले आते, उस पर जो कॉस्ट आती है उसको हम रिलोकेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब तो सवाल ये है कि आप कहेंगे कॉस्ट तो आप भी लगा रहे हैं ना, और बंद होने की वजह से लगा रहे हैं। नहीं, ये जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, अगर बंद होता तो फिर तो उसको ये कॉस्ट लगानी ही ना पड़ती। ये तो ट्रेनिंग की वजह से आप लगा रहे हो ताकि वो हमारी इस डिवीजन में आके काम कर सके और आप उस एम्प्लॉई को लॉस नहीं कर। अक्सर एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं एम्प्लॉइज आर आवर एसेट्स। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो कभी भी पसंद नहीं करती उनका लेबर टर्नओवर हाई हो जाए। ठीक है, इवन उनका एक चलो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक आम बंदा जो मार्केट में से मिल जाता है, अनस्किल्ड कह लो, चलो इस तरह, आम से मतलब मेरा अनस्किल्ड है, ये कोई खास और आम की बात नहीं है। स्किल्ड अनस्किल्ड का ऑब्वियसली फर्क होता है, स्किल्ड जरा कम मिलते हैं और अनस्किल्ड आम मिल जाते हैं, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया, कॉमनली अवेलेबल। अब अगर वो पर्सन जा रहा है तो उसकी भी रीजन वो पूछेंगे भाई क्यों जा रहे हो, उसको भी कोशिश करेंगे रोकने की कि अगर ना जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करो, आप वही करें, इफ पॉसिबल तो हम कर लेंगे, नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आपकी मर्जी। तो कोशिश ये होती है कि कम से कम बंदे छोड़ के जाए। मैं खुद इंडस्ट्री में रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने खुद रिजाइन करना होता था कितनी मुश्किल होती थी मुझे। सो इट्स नॉट ईजी टास्क। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ पैटर्न नहीं हम कंसिडर करते ना, वो नहीं परवाह करते, वो कहती, बल्कि वो खुद भी निकालती रहती हैं, कभी निकाला कभी आया, सर छोटी सी बात पे। लेकिन अच्छी कंपनीज छोटी सी बात पे भी वो कंप्रोमाइज करती हैं, वो कोई ना कोई हल निकालते हैं और उसको कहते हैं किसी तरीके से बंदा ना जाए। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये जो रिलोकेशन कॉस्ट है दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो 300 की टोटल कॉस्ट दी हुई है, इसमें से 50 इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड लिख रहे हैं, वो अलावा है इसके, इंक्लूडिंग है फिर माइनस कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन पास पेपर में और भी आएगा, वो मैंने कहा शायद वो ही है, उसमें उसमें उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो वो फिर आपने लेना ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। अब आइएगा नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 19। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ना जिसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस आती हैं, इसमें कैलकुलेशंस आती हैं, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 19,
ये रोज ना आपने घर जाके एक दफा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, इसको पढ़ना जरूर है। ये थ्योरेटिकल है, सब जो डिस्कशन क्लास में की होती है आपने पॉइंट लिखे होते हैं, घर जाके पढ़ोगे, कंफ्यूजन कोई आए तो हम अगले दिन डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ कैलकुलेशन आती है वो मैं आपको जरूर करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें एंट्रीज नहीं मांगे, एंट्रीज वाला भी आ जाता है कभी कभी। ये लिख रहा है डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट within the financial statement for the year ended June 30, 2015. Support your answer in the light of relevant IES and quantify the effects where possible. Okay. पहला केस कह रहा है QIL, इसका ईयर एंड पहले से में रखना 30 जून 2015। ये सबसे पहली चीज जो होती है ना, मैं एक माइंड में रखूंगा क्वेश्चन करते हैं। रिपोर्टिंग डेट है मेरी 30 जून 2015 है। अच्छा, QIL sells all of its product on 1 year warranty which covers all type of defects. Previous history indicates that 2% of product contain major defects and 10% have minor defects. If it is estimated that if major defects were detected in all products sold, ये लाइन देखिए, all products sold, all का मतलब सारी प्रोडक्ट जो सेल सब में अगर माइनर डिफेक्ट मेजर डिफेक्ट्स आ जाए, द रिपेयर कॉस्ट विल बी ऑफ ₹150 वुड रिजल्ट। ये पहले फिर मैं बोल रहा हूँ, ये 150 कॉस्ट आप लगेगी जब जितनी सेल की है वो सारे के सारे वापस आ जाए, सब में मेजर डिफेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं। इसी तरह आगे, इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, रिपेयर कॉस्ट विल बी 70। ये भी वही बात आ गई कि अगर सारे के सारे हम सेल कर रहे हैं, सारे के सारे, और उनमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो कॉस्ट ही होगा। जबकि ऊपर वो लिख रहा है कि हिस्ट्री ये बता रही है कि सिर्फ 2% प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट्स होंगे और 10% ऐसी हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कहता है जी टोटल सेल जो है वो आपकी 830 मिली है। मुझे 830 से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो प्रोविजन करनी है कॉस्ट की, और कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है, देखो 1 यहां इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, यहां पे लगेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के 2 वैल्यूज कौन सी है, पहले मेजर डिफेक्ट्स, इस पर जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी है 150 मिलियन, लेकिन सिर्फ 2% चार्ज है पूरे साल में, इसको 2% कर, यानी इसकी कॉस्ट लगेगी 3 मिलियन। और माइनर अगर सारी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उसमें माइनर डिफेक्ट निकल आए तो हमारी कॉस्ट कितने मिलियन होगी, 70 मिलियन। लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10%, 10%, तो ये आ जाएगा 7 मिलियन, तो टोटल कितना हो गया 10 मिलियन। सो द प्रोविजन ऑफ 10 मिलियन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक हो गया। ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बाकी डिस्कशन वही है, और इसकी तो प्रोविजन क्रिएट होगी ना, इसका तो अंडरस्टूड है प्रोविजन होगी, ये तो प्रोबेबल है क्योंकि जब एस्टिमेट ले रहा है तो इसका मतलब है पास्ट हिस्ट्री लिख रहा है। हाँ, ये वाला केस जो नंबर 2 में आपसे कह रहा था ना, ये देखने वाला है। QIL has 2 large warehouses A and B. These were acquired under non-cancelable lease agreement. Details are as under. Warehouse A जो है ये आपने लिया था 1 जुलाई 2010 को, ये मैं अपनी जरा आसानी के लिए बोर्ड पे लिखूंगा ताकि यहीं से समझा सकूं, और बी जो है 1 जनवरी 2013 को। अच्छा, लीज पीरियड जो है वो 10 इयर्स है और 8 इयर्स, और जो वेयर हाउस ए है वो 450,000 इस पे रेंट है, मंथली है ना, पर मंथ, और दूसरे का रेंट ये हमने लीज पर लिए थे 450,000 और 300,000। अच्छा, अब आगे लिखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस ऑपरेटिंग डिफिकल्टीज QIL vacated both the warehouses in January 1, 2015। 1 जनवरी को दोनों वेकेट कर दिए। किस डेट को किया उसने, 1 जनवरी 2015, जबकि मेरा ईयर एंड जो है वो पहले से डिसाइडेड है, ये लिखा हुआ है 30 जून 2015, यानी इसी साल के दौरान में उसने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा ये दोनों कर दी एंड मूव टू अ वेयर हाउस सिचुएटेड क्लोज टू इट्स फैक्ट्री, यानी जो उनको सुटेबल था वहां चले गए, एक और ले लिया। ऑन द सेम डे QIL सबलेट वेयर हाउस ए एट 250,000 पर मंथ। उसने क्या किया कि ये जो वेयर हाउस ए है ये सब लीज पर दे दिया, सब लेट कर दिया और इसको 250,000 रेंट मिलेगा। ठीक है, और ये लिख रहे फॉर द रिमेनिंग लीज पीरियड, जितना भी पीरियड है ना उसके लिए। वेयर हाउस बी वॉज सबलेट ऑन March 1, 2015 फॉर 350,000 पर मंथ। फॉर द रिमेनिंग लीज पीरियड, बस इतना सा काम। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करो। ये किसकी तरफ लेके जा रहा है हमें केस? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहा है हमें ये केस। अब पहले तो ये भी डिसाइड करें कि ये जो दो वेयर हाउस हैं क्या दोनों ऑनरेस हो रहे हैं या एक हो रहा है? पहला वाला हो रहा है सर। नहीं, अलग अलग तो है, क्या दोनों ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे या एक बनेगा? एक बनेगा सर। हाँ जी, सिर्फ ए बनेगा। अगर गौर से देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ऑनरेस का, कि वेयर द कॉस्ट एक्सीड्स बेनिफिट। अगर आप देखो कि इसकी कॉस्ट मेरी ये है 450 और बेनिफिट है 250, कॉस्ट एक्सीड हो रही है तो ये मेरा ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। लेकिन इधर देखिएगा तो 300,000 कॉस्ट है और 350,000 बेनिफिट है। नो, यहां कुछ भी नहीं आएगा, ये ऑनरेस है ही नहीं। तो जो ऑनरेस ही नहीं है उसके केस तो प्रोविजन आनी नहीं, इसकी डिस्कशन नहीं करनी, इसकी सिर्फ इतनी डिस्कशन करनी जो मैंने की है। आपने ये जरूर बताना है कि वेयर हाउस बी जो है कि वो ऑलवेज नहीं है, बिकॉज इसके जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है। इसको नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देंगे जैसे होता है रेंटल का, लेकिन ये ऑलवेज हो गया। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि होल प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। अब प्रोविजन किस स्टेट को क्रिएट होगी? जिस स्टेट को आपने वोकेट किया, जिस स्टेट को ऑनरेस हुआ है, वोकेट करके ऑनरेस हो गया। अगर फर्ज करें मेरा एग्रीमेंट नहीं भी होता उस दिन तो जीरो बेनिफिट है ना, कॉस्ट तो फिर भी है, तो ऑनरेस तो तब भी हो गया मेरा। तो कॉन्ट्रैक्ट पास का 2-3 महीने बाद होता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती, तो ऑनरेस उसी दिन से हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन जरा थोड़ी सी ध्यान से करनी है कि 3 महीने की सपोज आप कैलकुलेशन जो करोगे उसमें सारी की सारी कॉस्ट आएगी और आगे फिर सारी कॉस्ट नहीं आएगी, डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब प्रोविजन तो मैंने 1 जनवरी 2015 को क्रिएट करनी है फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और रिमेनिंग पीरियड कितना बनता है? अब देखो 1/7/10 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कितने ईयर का? 10 ईयर का। तो ये जाएगा 30 जून 2020 तक। ठीक है, और आज डेट है 1 जनवरी 2015। तो मैं पहले इसको 6 मंथ 15 के ले लेता हूं, फिर 16, 17, 18, 19, 20 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का मतलब 60 मंथ, तो टोटल 66 मंथ हो गए। और एक मंथ का कितना बन रहा है आपका? ये 450 माइनस 250, 0.2 मिलियन। अगर मिलियन में कन्वर्ट करो 200,000, तो 66 इंटू 2 13.2 मिलियन की आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। लेकिन ये प्रोविजन किस डेट को होगी? 1 जनवरी 2015 को। लेकिन रिपोर्टिंग डेट को अगर वो पूछता है कि ये कितनी वैल्यू होगी, लेकिन ये बात है इतनी वैल्यू तो नहीं होगी प्रोविजन की, क्योंकि 6 मंथ गुजर चुके हैं, तो 6 मंथ की प्रोविजन कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो प्रोविजन फिर 60 इंटू 0.2 होगी 12 मिलियन, अगर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट से बात करो। लेकिन जिस दिन प्रोविजन क्रिएट किया उस दिन मैं 13.2 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट करूंगा और जितना एक्सपेंस है सारा इसी साल में चार्ज होगा। अगले 5 सालों का भी एक्सपेंस इसी साल में चार्ज होगी। ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, थर्ड देखिए केस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक क्वेश्चन ये था कि जो हम अनवाइंडिंग वगैरह करते हैं सर, वो भी मतलब मोर देन 1 ईयर के बाद पेमेंट होती है, ये भी मोर देन 1 ईयर के बाद पेमेंट होती है, तो सर हम इसमें वैसे क्यों नहीं लेते अनवाइंडिंग? कहाँ पर एक महीने के बाद ऑनरस पेमेंट होगी? सर जिस तरह डीकमीशनिंग प्रोविजन हम करते थे तो सर उसमें हम अनवाइंडिंग करते थे। नहीं नहीं, वो तो मुझे समझ आ गई, इसमें कहाँ हो रही है 1 साल के बाद? ये तो मंथली पेमेंट कर रहे हैं यार। अच्छा ठीक हो गया सर, क्योंकि ऑनरस ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था ना सर जी जी, 10 नहीं साल। नहीं, वो तो ऑनरेस तो देखें चाहे वो, लेकिन पेमेंट तो मंथली बेसिस पे हो रही है ना।
जी सर जी, ठीक हो इस गया सर, वक्त, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, नंबर 3 देखें। ऑन जुलाई 18 2015 QIL was sued by an employee claiming damages of rupees 6 million on account of an injury caused to him due to alleged violation of safety regulation on the part of the company। यानी उसने कंपनी पे केस कर दिया इंजरी का कि जी वो उसकी वजह से हुआ है, कोई ने दिया। तो while he was working on the machine on June 15 2015, before filing the suit, he contacted the management on 29th June 2015। यानी कोर्ट में जाने से पहले उसने मैनेजमेंट से भी रब्ता किया है, और ये रिपोर्टिंग डेट से पहले ही है। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इवेंट बन जाता है आपका एडजस्टिंग। एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ 4 million which was turned down by the management। पता है क्या, नहीं देते हम 4 million। The lawyers of the company anticipates that the court may award compensation ranging between 1.5 million to 3 million। However, in his view, the most probable amount is 2 million। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले एडजस्टिंग तो है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लीगल टीम जब लीगल से पूछा गया तो वो कंपनसेशन के अमाउंट्स बता रहा है। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज की तरफ हमें लेके जा रहा है कि भाई ये लॉसेस हो सकते हैं, ये हमें पे करना पड़ेगा। तो प्रोबेबल सिचुएशन नजर आ रही है, तो बिल्कुल प्रोविजन क्रिएट होगी। अच्छा, अब यहाँ मुख्तलिफ अमाउंट है। 4 मिलियन की कंपनसेशन क्लेम की उस पार्टी ने। अच्छा, ये हमारी लीगल टीम जो है वो कहती है एक चलिए 5 से 3 मिलियन, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि बेस्ट जो मोस्ट प्रोबेबल है वो 2 मिलियन है। तो बताइए प्रोविजन कितनी अमाउंट की होनी चाहिए? 2 मिलियन की। मोस्ट प्रोबेबल दे दिया, ठीक है। और अगर फर्ज करें ऐसा ना हो, 1.5 और 3 दिया हो, तो फिर अजम्पशन लेके ना आप एवरेज कर लेंगे, लेकिन अजम्पशन लेके उसके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए वैसे आमतौर पे इसमें कुछ ना कुछ दिया होता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर चूंकि दोनों एस्टिमेट उन्हीं के हैं, वो कह रहे हैं रेंज यही होगी, तो एवरेज शैल बी द बेस्ट, ठीक है। आखिरी केस इसमें देखिएगा, फोर्थ वन, ये केस भी अच्छा। On November 1, 2014, a new law was introduced requiring। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 नवंबर को आपका लॉ आ चुका है, और वो भी 14 में। मतलब साल के शुरू में, क्या लो बल्कि जुलाई में काउंटिंग ईयर शुरू हुआ, नवंबर में लॉ आ चुका था। रिक्वायरिंग ऑल फैक्ट्रीज टू इंस्टॉल स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट विद इन 4 months। जरा इसको काउंट कीजिएगा। 1 नवंबर को अगर लॉ आता है 2016 को, तो हमारे पास कितना टाइम है 4 months के हिसाब से? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी अप टू 28 फेब 2017। ये मैंने कैलकुलेशन की आपकी, ओके। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5 million वाज ऑर्डर्ड ऑन दिसंबर 15 2014। हमने उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो ऑर्डर भी दे दिया हुआ है। ऑर्डर भी हमने कब दिया हुआ है? 15 दिसंबर 2016 को हम ऑर्डर भी दे चुके हैं। ओ सॉरी 14, चले मैं 16 लिख चुका हूं, कोई बात नहीं, वो समझ गए वो आप 14 15 कर लीजिएगा, मैंने वो असल में 16 के मुताबिक लिख दिया। अच्छा, वो आगे लिखते हैं ऑन sorry, against 100% advance payment, but the supply delayed installation to 31st July 2015। अब मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो लेट होगी 31st जुलाई। अब मैं 17 ही लिखूंगा, ठीक है ना, मैं उसी को मुताबिक चल रहा हूँ। 17 को उसने इंस्टॉलेशन की। On 5th August 2015, our company received a notice from the authorities levying a penalty of 0.4 million, that is 0.1 million for each month during the violation continued। अब चलो देखते हैं वाकई वायलेशन इतनी रही है, ठीक है। उससे वो कहते हैं 0.4 मिलियन की आपको हर महीने जो है वो पेनल्टी पे करनी पड़ी 5 अगस्त को। अब अगर 28 फरवरी तक ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए, 1 नवंबर से उस कह रहे हैं इंस्टॉल हुआ और विद इन 4 months, ठीक है। तो ये 28 फरवरी तक होना चाहिए। इसका मतलब मार्च से ऑनवर्ड आपने क्या किया है? वायलेशन की है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लेकिन जुलाई तक को इंस्टॉल नहीं हुआ, जुलाई तक आपकी नॉन कंप्लाइंस रही है। मैंने फिर भी जून तक क्यों लिखा? वो अगले काउंटिंग ईयर में है, ठीक है। वो तो कंसेप्ट, वो कॉन्सेप्ट इधर नहीं लाना, वो तो अंडरस्टूड है, मैचिंग प्रिंसिपल भी लगेगा। तो
तो मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने की जो पेनल्टी बनेगी 0.1 के हिसाब से, वो आप रिकग्नाइज कर दोगे एज अ प्रोविजन। और बाकी 0.1 को एक्सपेंस जरूर कर दो कि 0.1 मिलियन की जो अमाउंट है दैट आल्सो शैल आल्सो बी चार्ज इन द ईयर व्हेन इट इज पेड, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द जुलाई 2017, इसके मुताबिक 70 वैसे वहां पर 50। अच्छा, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं एंड देन फिर हमारा शुरू होता है इफ्रिक 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़रा टफ भी है। इसको ज़रा इसमें न्यूमेरिक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा इफ्रिक 1 को। ठीक है, तो ये ज़रा एक एग्जाम्पल और आज डिस्कस कर लेते हैं और एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। 20-21 दो हैं। स्काईलाइन लिमिटेड 20th देखिएगा, स्काईलाइन लिमिटेड, इसमें भी डिस्कशन करनी है। The following information pertains to Skyline Limited for the financial year ended 31st December 2015. ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, एडवाइस एसएल about the amount of provision that should be incorporated and the disclosures that are required to be made in the financial statement for the year ended December 31, 2015. अच्छा, अब पहला देखा केस, a customer who owed ₹1 million was declared bankrupt after his warehouse was destroyed by fire on February 10, 2016. It is expected the customer would be able to recover 50% of the loss from the insurance company. जी, एक कस्टमर जो है जिससे 1 मिलियन रुपीस हमने उससे लेने थे, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, और आफ्टर द, क्यों हुआ कि उसका एक वेयर हाउस है, उसमें आग लग गई थी 10 फरवरी को। ठीक है, और हमारा काउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, ऊपर देखिएगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तो यहीं से रुकिएगा। मुझे बताइए ये एडजस्टिंग इवेंट है? नहीं, क्योंकि अब मैंने अपने पॉइंट ऑफ से देखना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ से बेशक नहीं देखना। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कस्टमर बैंकरप्ट क्यों हुआ? आग के लिए कोई हमने केस नहीं किया हुआ था। ठीक है ना, एक होता है ना कि हमने केस किया हुआ और उसकी वजह से फिर वो केस, ऑब्वियसली अगर वो ये फैसला आ रहा है बैंकरप्ट का, तो वो एक दिन का नहीं है बल्कि उन पूरे पीरियड का है, जिसे हम एडजस्टिंग कहते हैं। मगर यहाँ पर क्लियर लिख रहा है वेयर हाउस पे आग लगी थी 10 फरवरी को और उसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ और 50% मुझे रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और जहां नॉन एडजस्टिंग आ गया वहां प्रोविजन की बात ही नहीं करनी। आप समझ आ गई बात? वो तो नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, अलबत्ता इसका डिस्क्लोजर आपने लास्ट में देना। नंबर 2 केस देखिए, एन एम्प्लॉई ऑफ एसएल forged the signature of director and made a cash withdrawal of 7.5 million from bank. ठीक है, ये तो प्योरली फॉर्जरी केस बनता है। Of these 1.5 million were withdrawn before 31st December 2015. Investigations revealed that an employee of bank was also involved and therefore under a settlement arrangement the bank paid 60% amount to SL on 27th January 2016. यानी 60% बैंक जो है बैंक ने पेमेंट कर दी, क्योंकि बैंक का एम्प्लॉई उसके अंदर इन्वॉल्व था। बैंक की अपनी रेपुटेशन का भी मसला होता है, बैंक जाने और उसका एम्प्लॉई जाने। उसने कंपनी को, कंपनी उसका क्लाइंट है, लिहाजा उसने ऑब्वियसली उसका जो है उसका जो लॉस है वो उसने पूरा करना है, उसने अपनी रेपुटेशन में जानी। तो ये इस केस में देखो, पहले तो ये बताओ कि ये प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए इसकी।
देखो ये फोर्जरी केस है और ऑब्वियसली ये एक चेक नहीं है, सेवरल चेक्स होंगे जिसमें क्लियरली लिख रहा है टोटल विड्रॉल जो हुई है बैंक से वो 7.5 मिलियन की है, जिसमें 1.5 मिलियन जो है वो रिलेट करता है बिफोर पीरियड, जो रिलेट करता है वो 31 दिसंबर 2015, और उसके बाद की जो 6 मिलियन की विड्रॉल है ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, अगले साल की। तो अगले साल की तो मैं इस साल में रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, अंडरस्टूड है, तो सीधा सीधा आप इसकी प्रोविजन क्रिएट करो 1.5 बिलियन। लेकिन आगे चलिएगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो भी केस उसने लिखा कि एम्प्लॉई उसका इन्वॉल्व हुआ, पकड़ा गया, तो बैंक ने 60% पेमेंट कर भी दी। अब ये 27 को बैंक ने कमिट कर लिया कि मैं पेमेंट करूंगा ना, कितनी पेमेंट, बैंक पेड 60 अमाउंट टू एसएल। अच्छा हाँ ठीक है, 60% पेमेंट वो करेगा एज पर सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो 60% की आप वो रिसीवल क्रिएट कर दो, ये कॉन्टिजेंट एसेट नहीं रहा, ये कंफर्म हो गया। तो उसने कहा एक सेटल, क्योंकि लिखा है सेटलमेंट अरेंजमेंट, बेशक पे बाद में कर रहा है लेकिन हम इस साल में इसको रिकग्नाइज करेंगे, सारी अमाउंट का 60% नहीं, जो इस साल की प्रोविजन है ना उसका 60%, ठीक है, अगले साल की तो अगले साल में आएगी। तीसरा केस देखिए, एसएल हैज फाइल्ड अ क्लेम अगेंस्ट one of its vendors for supplying defective goods. SL legal consultant is confident that damages of 1 million would be paid to SL. The supplier has already reimbursed the actual cost of defective goods. जी बड़ा आसान है ये तो केस। देखो ये केस हमने फाइल किया है, पहली बात एसके हमारी कंपनी है, स्काईलाइन लिमिटेड, हमने एक फाइल क्लेम किया वेंडर के अगेंस्ट, उसने डिफेक्टिव गुड्स उसने हमें सप्लाई की थी, और एसएल की जो लीगल टीम यानी हमारी जो लीगल टीम है ये कॉन्फिडेंट है कि 1 मिलियन का डैमेज वुड बी पेड टू एसएल, यानी कि एसएल को यानी हमारी कंपनी को 1 मिलियन का क्लेम मिल जाएगा, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। क्या ये वर्चुअली सर्टन है? जी बच्चों, इज इट वर्चुअली सर्टन? क्योंकि ये एसेट है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो, इट इज नॉट अ वर्चुअली सर्टन। इवन द सप्लायर हैज ऑलरेडी रीइंबर्स्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, और जितनी हमने गुड्स भेजी थी ना, खरीदी थी, जो हमने उसको वापस भेजी डिफेक्टिव थी, उसने हमें पैसे भी दे दिए वो, लेकिन उसके बाद जो हमने क्लेम किया वो, तो लिहाजा ये कि सिर्फ प्रोबेबल जरूर है और इसको डिस्क्लोजर देना होगा, लेकिन इसकी कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा। आखिरी देखिएगा, a suit for infringements of patent seeking damages of 2 million was filed by a third party. SL's legal consultant is of the opinion that unfavorable outcome is most likely. अच्छा ये वर्ड देखो, unfavorable outcome is most likely. Unfavorable movement is the payment होती है, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी, is the most likely, ज्यादा चांस है मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो प्रोबेबल हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था वर्डिंग को बड़े ध्यान से देखना है। So on the basis of past experience, he has advised that there is 60% probability the amount of damage would be 1 million and 40% likelihood that the amount would be 1.5 billion, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बेसिकली उसने डैमेजेस क्लेम किए हैं 2 मिलियन के, 2 मिलियन के, और यहाँ पर वो बता रहा है जी कि प्रोविजन होगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए, अब बताइए प्रोविजन कितनी होगी। देखो 60% चांसेस हैं कि कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी जी, 1 मिलियन, और 40% चांस है कि कितनी पे करनी पड़ेगी, 1.5। तो एज पर क्वेश्चन, एक तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये देखो इतने परसेंट चांस है कि इतना होगा, इतने परसेंट चांस है इतना होगा, जैसे ये सामने हुआ है कि 150 कॉस्ट लगेगी, इसके चांसेस 2% है, और 170 कॉस्ट लगेगी, इसके चांसेस, यहां हमने यूज किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहां नहीं करूंगा मैं, क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां सिंपल 1 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट करो, वजह मोस्ट लाइकली कह रहा ना, इसका मतलब 60% चांस मोस्ट लाइकली होंगे ना, और कितनी प्रोविजन बनती है, 1 मिलियन मुझे पे करना है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं किया, हालांकि दोनों में परसेंटेजेस सेम है। एक चीज गौर से देखिएगा, ये जो परसेंटेजेस आ रही हैं ये ओवर द पीरियड है, मतलब ये वारंटी की है ना, तो वारंटी पूरा साल की पीरियड को कवर कर रही है,
ये ईदर को कवर कर रही है, या ये होगा या ये होगा। यहां पर भी या जरूर है और जरूर है, लेकिन दोनों इवेंट होंगे, कुछ माइनर होंगे कुछ मेजर होंगे। लॉजिक समझो कि नहीं? कुछ मेजर होंगे कुछ, यहां ये दोनों नहीं हो सकते। यहां या होगा 1 मिलियन पेनल्टी होगी या 1.5 मिलियन, तो जो उसके मोस्ट लाइकली है बस उसको ले लो। सो प्रोविजन ऑफ 1 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज, इवन दैट डैमेजेस जितने मर्जी वो क्लेम करे उससे कोई हर्ज नहीं। 2 मिलियन ऊपर दिया हुआ डैमेजेस तो 2 मिलियन, लेकिन वो उसकी प्रोविजन नहीं होगी, प्रोविजन उतनी अमाउंट की होगी जितनी यहाँ लिखी। ठीक हो गया? तो परसों इंशाल्लाह, परसों से मतलब मंडे को आप हमारी क्लास होगी, 2 दिन क्लास नहीं, इसको अच्छी तरह कर लें। इफ्रिक 1 मैंने स्टार्ट करना। सर जो फाइनल डिविडेंड होता है वो एडजस्टिंग होता है कि नॉन एडजस्टिंग? फाइनल डिविडेंड अगर आपका रिपोर्टिंग डेट तक अगर आप उसकी एजीएम कर लेते हो, अनाउंस हो जाता है, फिर एडजस्टिंग है। मसलन रिपोर्टिंग डेट है ना आपकी 31 दिसंबर, सपोज कोई भी उठा लेता हूं यहाँ से, ये 30 जून 2015। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में एक्चुअली फाइनल डिविडेंड अनाउंस होता है, अगर एजीएम इस डेट को हो गई है, इससे पहले हो गई और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो एडजस्टिंग इवेंट है। एक दिन भी ऊपर हो गया, नॉट एडजस्टिंग। ठीक हो गया सर।